नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। बोलने की प्रक्रिया का मनुष्य के अस्तित्व के साथ संबंध है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। वह इसके द्वारा दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता भी है। तो चलिए, भाषा के कितने रूप होते हैं इसके बारे में हम जान लें। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा या कथित भाषा और तीसरा लिखित भाषा। तो विकास के दृष्टि से ये 3 रूप होते हैं। तो चलिए हम सांकेतिक भाषा के बारे में बात करते हैं। जब हम अपने भावों या विचारों को शारीरिक हाव भाव या संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तब उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर जो नियुक्त होता है सिपाही, वह सिपाही संकेतों के माध्यम से अपनी बात करता है। जैसे मूक बधिर बच्चे होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे भारतीय कुछ ट्रेडिशनल डांस हैं, जैसे कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो डांसर होता है वो संकेतों के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करता है। अब आते हम दूसरे नंबर पर मौखिक भाषा या कथित भाषा पर। मौखिक यानी मुख से बोली जाने वाली भाषा। तो इस भाषा को हम मौखिक भाषा या कथित भाषा भी कहते हैं। यह भाषा मुख से बोली जाती है, इसीलिए इसे हम मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा कहते हैं। इस प्रकार जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। जैसे अध्यापक कक्षा में जो छात्रों को पढ़ाते हैं वह मौखिक भाषा में ही पढ़ाते हैं। नेता लोग जो भाषण देते हैं वह भी मौखिक भाषा में ही होता है। टेलीविज़न पर जो एंकर होता है वो भी मौखिक भाषा में ही न्यूज़ पढ़ता है या बातें करता है। रेडियो में आप जो समाचार सुनते हैं या कार्यक्रम सुनते हैं वो भी मौखिक भाषा में ही होता है। मौखिक भाषा अस्थाई भाषा नहीं होती है, परंतु आजकल इस भाषा को अस्थाई रखने के लिए टेप रिकॉर्डर, कैसेट और सीडी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस भाषा का लिखित रूप नहीं होता है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, यानी कि लिखित भाषा पर। जिस भाषा द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों में जो भी बातें होती हैं, विचार होते हैं, सब लिखित भाषा में होते हैं। चलिए आते हैं हम न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर यानी अखबार में भी जो बातें होती हैं, जो समाचार होता है वो भी लिखित भाषा में ही होता है। जो हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र में भी हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखित भाषा में ही प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से पोस्टर हो गया, पैम्फलेट हो गया, बैनर हो गया, ये सब भी लिखित भाषा में ही होते हैं। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद में हुआ था। भाषा का यह रूप निश्चित और अस्थायी होता है और इसको मानकता भी प्रदान करता है। तो लिखित रूप में भाषा सुरक्षित रहती है। अब हम आते हैं लिपि पर, यानी कि स्क्रिप्ट पर। तो लिपि जो होती है भाषा का मुख्य रूप क्या होता है? लिखित होता है। अतः इसको लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम वर्ण यानी कि अक्षर कहते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं और अंग्रेजी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। उर्दू भाषा को हम फारसी लिपि में लिखते हैं और अरबी भाषा को भी हम फारसी लिपि में लिखते हैं। अब चलिए हम बोली के बारे में आते हैं। तो बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है। वैसे यह किसी भाषा का ही अंग होती है। बोली में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें लोक साहित्य की रचना तो होती है, परंतु साहित्य और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता है।
बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। तो भारत की कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे बघेली, बुंदेली, भोजपुरी, मारवाड़ी, हिमाचली, मैथिली, गढ़वाली, कन्नौजी। वैसे मैंने आपको इसमें उदाहरण तो नहीं दिया है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ। अब हम आते हैं उपभाषा पर। तो उपभाषा जो होता है एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। इसका भी क्षेत्र सीमित ही होता है। बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं उसे हम उपभाषा कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि जो बोलियां हैं, परंतु इनका प्रयोग साहित्य की रचना में किया जाता है, यानी साहित्य को लिखने में इसका हम प्रयोग करते हैं। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। अब आते हैं हम भाषा और बोली के बीच में क्या अंतर होता है, इस बात पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा और बोली में बहुत अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी छोटे एरिया में, सीमित क्षेत्र में इसको बोला जाता है। बोली किसी भाषा का ही अंग होती है। साहित्य की रचना करने में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है। बोली में साहित्य की रचना नाम मात्र के बराबर होता है। भाषा में व्याकरण के नियम का पालन होता है, जबकि बोली में व्याकरण के नियम का पालन नहीं होता है। बोली जब एक सर्वमान्य रूप धारण कर लेती है तब उसे हम भाषा का नाम दे देते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं। तो भारत चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ खान पान रहन सहन हर चीज़ में विविधता है। तो इस विविधता के कारण भारत के भाषाओं में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, और भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली आदि और भी कई भाषाएं हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं भारत की राष्ट्रभाषा की तरफ। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, कौन सी भाषा है? हिंदी है। हिंदी क्योंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा भी स्वीकार किया गया है। राजभाषा मतलब कि जिस भाषा में देश के सरकारी काम काज किए जाए उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आदि जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। मतलब कि वहाँ के जो दफ्तरों में, जो सरकारी दफ्तरों में कामकाज होते हैं वहाँ हिंदी में ही कामकाज होते हैं। अब चलिए हम व्याकरण जानते हैं कि व्याकरण किसे हम कहते हैं। भाषा के बारे में तो हम जान ही गए हैं। तो संसार में प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है, और नियमों के द्वारा ही भाषा को शुद्ध और परिष्कृत रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, और व्याकरण शब्द देखिए किन किन शब्दों को मिला के बना हुआ है। वी प्लस आ प्लस करण। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, और करण का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। तो इस प्रकार से हम व्याकरण उस शास्त्र को कह सकते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। तो व्याकरण से ही भाषा में शुद्धता आती है। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा उतनी शुद्ध नहीं होगी जितनी शुद्ध हम देखते हैं। इसी से भाषा में अनुशासन का भाव जन्म लेता है। तो व्याकरण भाषा के रूप को संवारता है, निखारता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखें
कि सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। अब हम आइए जानते हैं कि भाषा के कितने भाग होते हैं अथवा विभाग होते हैं। तो व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, इसको हम ध्वनि विचार भी कहते हैं। दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें वर्णों के आकार, उनके विभाजन, उनका उच्चारण, उनके संयोग और उनके संधि आदि के नियमों के बारे में विचार किया जाता है। अब चलिए शब्द विचार के बारे में जानते हैं। इसमें शब्दों के भेद, उनकी व्युत्पत्ति, शब्दों की बनावट, शब्दों के रूप में परिवर्तन के विषय में विचार किया जाता है। तो आप एक बात और जान जाइए कि वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द किसका रूप धारण कर लेता है? पद का रूप धारण कर लेता है। अब आइए जानते हैं वाक्य विचार क्या होता है। तो इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, उनके भेद, वाक्यों का विग्रह, विराम चिन्ह आदि के प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो चलिए इसको हम संक्षिप्त में फिर से आप लोगों को रिवाइज करा दें ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। तो पहला क्या है? भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के मन के भाव और विचारों को समझता है। भाषा के 3 रूप हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। और भाषा क्या कहते हैं? व्याकरण के 3 अंग अथवा 3 विभाग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार। अगली बार हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।